नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान आकाश सक्सेना के साथ। आज हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन सुरेश बाबू कटियार जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका नगर पंचायत अध्यक्ष बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? दरअसल मैं जुलाई 1968 में यहाँ सिकंदरा कॉलेज में आया। जी। आने के बाद यहाँ अध्यापन कार्य कर ही रहे थे। इसके साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी रुचि थी और उसी रुचि के रहते हुए एक बार क्या होता है, सन 1985-86 की बात है। मुन्नीलाल गुप्ता कपड़ा की दुकान किए थे, वहाँ से 2 पुलिसकर्मी कपड़ा ले जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं जी। धीरे से ये बात मेरे पास आई तो मैंने सारे व्यापारियों को इकट्ठा किया, उसमें बातचीत हुई और बातचीत में बड़ा ही संघर्षपूर्ण तरीके से निर्णय लिए गए कि कुछ किया जाए जी। ये बात जब एसओ के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत पुलिसकर्मियों को, चूंकि थाना और हम जहां बैठक कर रहे थे दूरी ज़्यादा नहीं थी, वो आवाज़ वहां माइक से पहुंचती रही। एसओ ने उसको पुलिसकर्मी को निर्देश दिया, डांटा और तत्काल उनको पैसे वापस किए जा करके। हम व्यापारी जब उस घर में पहुंचे हैं उनको वहाँ पैसे मिले तो एक उत्साह हुआ और ये हुआ कि नहीं, इस तरह की समस्याएं जो हैं उसका निराकरण किया जाए। इसके बाद किसान यूनियन, माध्यमिक शिक्षक संघ, इनमें रह करके हमने आंदोलन के काम भी किए। और इसके बाद जब सन 2000 में नगर पंचायत का चुनाव आता है तो उसमें लोगों को ये हुआ कि नहीं, चूँकि हम थोड़ा सामाजिक कार्यों से जुड़े थे, बच्चों को पढ़ाते रहे, एक वो भी, तो लोगों की इच्छा हुई, मैं उसके लिए तैयार हुआ और लोगों ने हमको भरपूर सहयोग किया। इस तरीके से नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में हम यहाँ निर्वाचित हुए जी। सन 2000 जी। राजनीति में आने के लिए आपको किससे प्रेरणा मिली? राजनीति में आने के लिए प्रेरणा मुझे रामस्वरूप वर्मा से मिली जी। सन 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकार थी, संवित सरकार जिसको बोलते थे। चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे और रामस्वरूप वर्मा वित्त मंत्री थे जी। रामस्वरूप वर्मा हमारे ननिहाल के थे, आना जाना सारी बात थी। तो ये सरकार 68 में फेल हो गई जी। 69 में चुनाव हुआ। जब 69 में चुनाव हुआ तो यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस जो सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे वो आए थे, किसको टिकट दिया जाए जी। तो उन्होंने रामस्वरूप वर्मा को टिकट दी। उस बैठक में मैं रहा और उन सब लोगों से मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि नहीं, राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए। मैंने उस 69 के चुनाव में भरपूर भागीदारी करके और बहुत अच्छा चुनाव जीते थे रामस्वरूप वर्मा सोशलिस्ट पार्टी से। इस तरीके से मुझे जो प्रेरणा मिली वो रामस्वरूप वर्मा से मिली जी। आपके कार्यकाल के दौरान सबसे चुनौतीपूर्ण अनुभव क्या रहा? देखिए, चुनौतियाँ सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की हुआ करती हैं। सकारात्मक चुनौतियों को मैंने बहुत आसानी से उनको हल किया जी। कुछ चुनौतियां ऐसी रहीं जिनको मैं हल नहीं कर सका। और वैसे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने जो भी हमारे सामने चुनौती आई, मैंने उनका भरपूर सामना किया और सफल भी रहे जी। एक आध चुनौती रही, मैं बता दूंगा आपको, वो मंडी समिति की थी जी। मेरे अंदर ये था कि तहसील स्तर का कस्बा है, यहाँ किसानों की सुविधा के लिए कोई मंडी नहीं है, तो मंडी समिति होनी चाहिए और इसके लिए मैंने प्रयास किया। अब इसके लिए मैं क्या कहूँ, उस समय जो सरकार थी, सपा संयुक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मैं यहाँ से लेकर कृषि मंत्री थे शिवपाल सिंह जी, लखनऊ गया, उनसे मुलाकात करनी चाहिए और उनके पीए ने मुझे डायरेक्ट मुलाकात नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि आप लिख करके दे दीजिए। मैंने उनको लिख करके दिया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसमें यही लोकल के लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे जी। आपके कार्यकाल में नगर पंचायत के लिए कौन कौन से प्रमुख विकास कार्य किए गए? विकास कार्य के संबंध में बताऊंगा आपको कि जैसे यहाँ एक बड़ी समस्या थी पानी की जी। पश्चिमी जो इलाका है उसमें वाटर सप्लाई की बड़ी समस्या थी जी। उसको लेकर के मैंने बात की और मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे जी, माननीय राजनाथ जी,
माननीय भोले सिंह जी भी थे साथ में। मुझे मंच पर अपनी बात रखने का मौका उन्होंने दिया जी। तब मैंने ये बात कही। तो इस तरीके से चाहे वो पानी की टंकी रही हो, इसके साथ साथ फिर अन्य विकास कार्य भी हमने करवाए। जैसे जो मालवीय नगर है और राजेंद्र नगर है, विकास नगर है, वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। सब जगह मैंने पोल गड़वा करके वहाँ बिजली की सप्लाई दी और वाटर पाइप बिछवा करके पानी की सप्लाई दी। एक तो ये विकास के कार्य किए और इसके अलावा जो सड़कें हैं, सीसी रोड वगैरह, ये सब करवाया। जी। जहाँ भी कहीं खड़ंजा नहीं था मैंने प्रयास किया और वहाँ पर खड़ंजा बनवाया। जी। नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति के बारे में आपको हम अवगत करा दें। उस समय सरकार द्वारा मात्र 11 लाख रुपया मिलता था। उसमें से 7 लाख रुपए वेतन में चला जाता था, केवल 4 लाख रुपया बचता था। 4 लाख रुपए में नगर का जो विकास की एक कल्पना है वो संभव नहीं थी। इसके बाबत मैंने प्रयास किया और नगर मंत्रालय से जाकर के संपर्क करके और भी उसकी व्यवस्थाएं जुटाई। तब जाकर के ये जो मार्केट कम्प्लेक्स बना, नगर पंचायत में दुकानों का निर्माण करवाया गया और गेस्ट हाउस, शिवाजी गेस्ट हाउस बना। इस तरीके से इनके द्वारा आमदनी, नगर की आय बढ़ाने का एक हमने भरपूर प्रयास किया और उसमें आज मार्केट कम्प्लेक्स बहुत बड़ा कम्प्लेक्स बना हुआ है, गेस्ट हाउस है और नगर पंचायत की दुकानें हैं। इसके साथ ही साथ मैंने नुमाइश लगवाने का काम किया था, पशु बाजार भी लगवाने का काम किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया चूँकि पास में राजपुर बाजार थी। ये बाज़ारों के लगने से निकाय की आमदनी बढ़ती है। जी। मेला जो नुमाइश मैदान लगता था, दुकानें लगती थी, उससे निकाय की आमदनी बढ़ती थी। इसलिए मैंने ये काम करवाए थे। किस सन में आपके द्वारा छत्रपति शिवाजी गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया था? छत्रपति शिवाजी का गेस्ट हाउस का निर्माण सन 2003 से शुरू हुआ था, 3-4 में हुआ। अच्छा, कब तक निर्माण कार्य खत्म हो गया था? क्या आपके कार्यकाल में निर्माण कार्य खत्म हो गया था? लगभग खत्म हो गया था, थोड़ा सा रह गया था, वो फिनिशिंग वगैरह का वो रह गया था। जैसा कि जनता का कहना है कि आज तक उसमें कोई शादियां नहीं हुई, वो केवल बन रहा है इसी और पड़ा है। देखिए मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी संगठित विकास योजना। जी। संगठित विकास योजना का उद्देश्य ये था कि निकाय को सेल्फ बना दिया जाए। जी। गवर्नमेंट को निकाय को धन न देना पड़े। इसके बाबत 1 करोड़ 10 लाख रुपया संगठित विकास योजना से स्वीकृत हुआ था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी और उसमें ये था कि 65% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी और 35% यूपी गवर्नमेंट देगी। तब ये जाकर के 1 करोड़ 10 लाख रुपया मिला था, जिसमें मार्केट कॉम्प्लेक्स और शिवाजी गेस्ट हाउस बना। मार्केट कॉम्प्लेक्स का मतलब रैन बसेरा। जी। इसको भाई इसीलिए तो उसमें दुकानें बनी हुई ना, और उन दुकानों को इस पर उठाया जाए किराए पर। जी। और शिवाजी गेस्ट हाउस उसको शादियों, विवाह, शादी, सामाजिक कार्य हैं वो करने के लिए किराए पर दिया जाए। लेकिन आज तक हमारे बाद के चेयरमैन ने, अध्यक्ष ने इस बाबत कुछ भी नहीं सोचा। जी। आप देख रहे हैं नगर पंचायत की वो शिवाजी मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें पड़ी हुई ना, शटर पड़ा है, ताला बंद है, लेकिन कोई दुकान नहीं उठाएगी। जी। आमदनी के लिए ये पैसा मिला था, उसके तहत ये बनवाई गई थी। शिवाजी गेस्ट हाउस शादी विवाह के लिए किसी को भी नहीं दिया जाता है, ना कोई कार वहाँ होता है। तो ये तो जो आगे के लोग रहे हैं उन्होंने इस बाबत कुछ सोचे नहीं। जी। लास्ट 5 वर्षीय में उसमें बताते हैं कि उसमें पैसा भी बहुत आया, लेकिन अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये बताया, जानकारी हमको भी हुई। और अब ये जो दायित्व होता है, दायित्व का जो निर्वहन होता है, उसके लिए थोड़ा सा हम ये बात कहें कि इन पदों पर पहुंचने के लिए शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। जी। और शिक्षित का मतलब 2 तरीके की शिक्षा होती है, एक साक्षर हो जाते हैं और एक ये होता है कि नहीं, हमको सकारात्मक तरीके से कुछ करना है। वो उसकी कमी हम महसूस करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने सोच बनाकर आपने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए रैन बसेरा का निर्माण कराया, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवाया,
या छत्रपति शिवाजी गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य कराया, और आज वो आपका सपना आज अधूरा पड़ा है। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको देखना चाहिए। जो उस समय सर्कुलर जारी हुआ था जी, उसमें था कि ये पैसा जो दिया जा रहा है वो नगर की वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उस बाबत ना तो यहाँ के जो ईओ हैं वो गौर करते हैं कि ये बिल्डिंग जो बनवाई गई है किस उद्देश्य से बनवाई गई, और ना ही जो वर्तमान में पद पर बैठे हुए लोग हैं उनके दिमाग में ये है जी। तो ये नहीं हो पा रहा है जी। कस्बे के नागरिकों की सबसे आम शिकायतें क्या थीं और आपने उन्हें कैसे दूर किया अपने टाइम पर? देखिए, कस्बे की आम शिकायतें क्या होती हैं, उनको अच्छे से रास्ता मिले, उनको पानी की सुविधा मिले, उनको बिजली की सुविधा मिले। और मैंने ये देखा कि उस समय आपका राजेंद्र नगर जी, मालवीय नगर जी, विकास नगर, ये बिजली से और पानी से एकदम से मरहूम थे। ना तो पानी की सप्लाई थी, ना ही विद्युत थी, और उसके लिए मैंने भरपूर प्रयास किया। सड़कों के लिए मैंने सीसी रोड के बाबत वहाँ से मंत्रालय जा कर के और बात रखी, और चूँकि थोड़ा सा बात हमारा रखने का एक तरीका था और उन्होंने समझा तो हमको पैसा मिला, और इस तरीके से मैंने रास्ताओं का निर्माण किया, सीसी रोडें बनवाई, और ये पानी की सप्लाई की व्यवस्था सब जितने जो वंचित मोहल्ले थे उनमें करवाई, और इसी के साथ साथ विद्युत की व्यवस्था भी करवाई जी। और इस तरीके से लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिली। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में क्या कार्य किए? शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात बताऊं, मात्र एक प्राइमरी स्कूल था यहाँ जी, जहाँ रामलीला ग्राउंड है ना, वहीं पर प्राइमरी स्कूल है, और वो प्राइमरी स्कूल जर्जर था। माने उसमें जो लकड़ी की छतें होती हैं ना वो थी जी। उस बाबत मैंने जिला पंचायत में जा कर के वहाँ पर बात रखी, और हमने समस्या रखी। हमने कहा स्थिति छतों की इतनी ख़राब है कि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहाँ से हमको पैसा स्वीकृत हुआ, तो मैंने एक तो वो पूरी बिल्डिंग करवाई। हमारे समय में वो बिल्डिंग पूरी बनी हुई है प्राइमरी की। इसके बाद फिर मैंने 2 प्राइमरी स्कूल और करवाए, जो ये जिसको हम राजेंद्र नगर कहें या आज़ाद नगर कहें, आज़ाद नगर कहिए आप उसको, तो वहाँ पर शिक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए अब हम प्राइमरी उधर राजेंद्र नगर में पढ़ता है वहाँ जाएं बच्चे, तो उसके बाबत एक स्कूल वहाँ करवाया, और एक स्कूल प्राइमरी हमने करवाया था जो वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ने लिखने में वैसे भी चूँकि उनके गार्जियंस को चेतना नहीं होती कि हम बच्चों को शिक्षित करें, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि वहाँ हम प्राइमरी स्कूल बनवाएं। और जब तक हमारा कार्यकाल ख़त्म हुआ तब तक एक ये राजेंद्र नगर वाला आज़ाद नगर वाला बन पाया प्राइमरी स्कूल, और ये नहीं बन पाया था। इसके बाद हमारे जब वो पैसा आया तो फिर जो हमारे बाद के चेयरमैन थे उन्होंने वहाँ से हटवा करके और ऐसी जगह बनवा दिया है कि बड़ा कष्ट होता है, वो तालाब के जगह में बना दिया है जिसको हम मोहम्मद नगर कहें, और वहाँ पर पानी भर जाता है। वो जो सोच थी हमारी कि जो वंचित बच्चे हैं शिक्षा से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। वो अगर आपको दोबारा मौका मिलता तो आप नगर पंचायत के लिए क्या नए कार्य करते हैं? भाई देखिए, जैसे नगर पंचायत में यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये जो आपका बिरहाना चौराहा और पटेल चौराहा, इसके बीच में जो ये रोड है ये बहुत चलती है जी। तो यहाँ पर हम डिवाइडर बनवाने की एक ये था कि इसको हम, और वैसे भी हम प्रयास करते हैं जब भी कहीं कोई इस तरह की बैठक होती है तो हम ये बात रखते हैं कि इसमें डिवाइडर बनवाने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अन्य जो जगह हैं, जैसे जब नगर पंचायत नहीं था, सड़कें ऊंची नहीं थी, पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था थी। वर्तमान में स्थिति ये है कि मोहम्मद नगर के कई सारे घर पानी में भर जाते हैं, चूँकि सड़कें ऊंची हो गई और जल निकासी के जो रास्ते हैं वो इतने सक्रिय हो गए हैं कि एकदम से पानी निकल नहीं पाता है, ओवरफ्लो होता है, लिहाजा घरों में भरता है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को सोचना चाहिए। मैंने ये सोचा था
कि ये पानी के निकास का रास्ता हम जो ये बिरहाना चौराहा से पटेल चौक को रोड जोड़ती है, इसके किनारे किनारे नाला बनवा करके और ये हाईवे को क्रॉस करके और संदलपुर होकर के यहाँ सेंगुर नदी में पहुँचाने का काम करेंगे। अब भी हम यही बात कहते हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं। लेकिन जल भराव की अगर समस्या की बात करें तो पब्लिक का कहना है, आम नागरिकों का कहना है कि लोगों ने अवैध तरीके से उस पर जो है कब्जा कर रखा है। तालाब की ज़मीनों पर लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, मार्केट बना दी। इस पर क्या बात है? नहीं, देखिए, कस्बा है, कस्बा निरंतर बढ़ता है। आप कानपुर चले जाइए, पुखराया चले जाइए, औरैया चले जाइए, सब जगह आप देखिए तालाब धीरे धीरे करके कवर हो रहे हैं। वही स्थिति नगर है तो वहाँ तो आबादी तो बढ़ेगी। ऐसा नहीं, पानी के निकास का रास्ता बनाना चाहिए। और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था उस समय, और एक पानी के निकलने की व्यवस्था भी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो और बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी तालाब की भूमि पर पट्टा नहीं कर सकता, नहीं करता। इस तरह के बहुत सारे पट्टे, अवैध मकान लोगों को बने हुए हैं। इस विषय पर आप क्या? इस विषय पर मैं बता दूं आपको, चूंकि उस समय जो प्रधान थे उनको ये नॉलेज नहीं थी या इतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने सुरक्षित ज़मीन को पट्टा किया और उन्होंने ही नहीं किया। जब नगर पंचायत डिक्लेयर हो गई और जो पहला चुनाव हुआ, उसके बाद जो व्यक्ति इस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे, उनको ये ज्ञान नहीं था कि सुरक्षित ज़मीन को हमको कैसे बचाना है। उन्होंने भी इस पर केयर नहीं किया और नगर की सारी ज़मीन को अलाट किया उसी पहले कार्यकाल में। पहले और दूसरे कार्यकाल के बीच में अलाट की गई। उसमें सुरक्षित ज़मीन उन्होंने नहीं समझा, वो जानते ही नहीं सुरक्षित ज़मीन की क्या कीमत हुआ करती है, और अलाट कर दी। तो समस्या है अब है ये कि आदमी या व्यक्ति पब्लिक का विरोध नहीं झेलना चाहता। कोई भी जैसे जनप्रतिनिधि हो, वो भी पब्लिक का विरोध नहीं जो झेलना चाहता, सोचता है हम क्यों इसका विरोध करें। ये स्थिति है। तो इस स्थिति में अब जो स्थिति है, तो उसके लिए यहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी भैया झेलना पड़ रहा है। क्या करें, चाहे वो पानी की समस्या हो या और कोई समस्या हो। आपकी दृष्टि में नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? आदर्श नगर पंचायत के लिए अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे यहाँ का जो मार्केट है वो पुराने मुगल रोड पर लगता है, और रोड पर मार्केट लगना किसी भी उससे सही नहीं है। आवागमन रुक जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए एक तो मार्केट को ऐसी जगह स्थापित करना चाहिए, बनाना चाहिए। उससे ऐसा नहीं है कि उससे केवल उस मार्केट को बनाने नगर पैसा लगेगा, नगर की आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये करना चाहिए। और हमारा हमसे अगर पूछा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये नुमाइश मैदान है वहाँ मार्केट का एक वो बना दिया जाए, और वहीं से मार्केट जब बनाया जाएगा तो जो दुकानदार वहाँ बैठेंगे उनसे आमदनी भी होगी निकाय को, तो जो खर्च होगा वो होगा। तो एक तो ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई एजुकेशन अलग से सिस्टम नहीं है, सारे संयुक्त शिक्षक विद्यालय हैं, तो लड़कियों के लिए एक गर्ल्स इंटर कॉलेज होना चाहिए और डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि बड़ा कस्बा है अब। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर सब शौचालय वगैरह बनवाए गए हैं उनकी समुचित देखरेख नहीं है। ज़रूरी है इसको, क्योंकि जो आने जाने वाले लोग हैं, और अगर उनको इमरजेंसी में कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो कोई बताने वाला, कोई जानने वाला नहीं है कि कहाँ पे इस तरह की सुविधा है। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि सिकंदरा नगर पंचायत में कोई भी गर्ल्स इंटर कॉलेज नहीं है। अगर बात की जाए तो सिकंदरा में किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए क्या साइंस साइड इंटर कॉलेज व्यवस्था सरकार की तरफ से है? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। माने जो विद्यालय कुछ नए खुले हुए हैं, उन्होंने अपना विज्ञान विषय की पढ़ाई शुरू की है इंटरमीडिएट में, लेकिन वो सब अनएडेड विद्यालय हैं और उस तरह की व्यवस्था नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। गवर्नमेंट को राजकीय इंटर कॉलेज खोलना चाहिए, डिग्री कॉलेज भी खोलना चाहिए,
और इस तरह से कस्बे और क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा मिले। और इसके साथ साथ जैसे एक बात और आई थी जो हमने चर्चा में भी किया है कि यहाँ पर क्षेत्र का बहुत सारा किसान है, उसकी सुविधा के लिए मंडी होना चाहिए। यहाँ पर मंडी नहीं है। अब बच्चों को पढ़ने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है, 12th तक की शिक्षा को लेने के लिए बड़ा सामना करना पड़ता है जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के जो भी हैं, बड़े हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे हमारा ये कहना है कि वो यहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुलवाएं, जिससे बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था मिले और आसानी से। क्योंकि जो मैनेजमेंट द्वारा संचालित अनएडेड विद्यालय हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, शुल्क ज़्यादा है। तो जो वंचित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोगों के बच्चे, वो उन विद्यालयों में अधिक धनराशि दे करके शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो वो शिक्षा से वंचित रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए। तो जनप्रतिनिधि इसमें चाहें, जब चाहें तब यहाँ पर इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज हो सकता है, डिग्री कॉलेज हो सकता है और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो सकती है बच्चों के लिए। आपने किस विद्यालय में सेवा की? मैंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिकंदरा में सेवा की। दरअसल क्या है, सन 1967 में विद्यालय खुलता है, 66-67 में, और उस समय मैं कानपुर में था, शिक्षा ग्रहण कर रहा था। और इसके बाद 68 में मैं गांव आया, जब अपने घर मूल निवास जैनपुर, तो वहाँ पर 2 लोग यहाँ के जो स्कूल खोला था, अध्यक्ष महोदय, और वो वहाँ पहुँचते हैं। एक प्रिंसिपल जो थे उस समय विजय नारायण दीक्षित, वो भी पहुँचते हैं और बात करते हैं कि आप विद्यालय आइए और खुलिए। तो मैं जुलाई 68 में यहाँ आ गया था और तब से लेकर के बहुत कम उम्र में जी, और मैं यहीं पर। अच्छा, उस समय जब आपने विद्यालय की शुरुआत हुई जी, उसको देखते हुए और आज वर्तमान में विद्यालय की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे? अरे वर्तमान स्थिति इतनी दयनीय है कि बड़ा दुख होता है। इसलिए जब मैं आया था तो जूनियर की मान्यता मिली थी, मतलब कक्षा 8 तक की, 9th की मान्यता लेनी थी। तो हम 5-6 लोग थे, वीर नारायण दीक्षित, शालिग्राम पटियार, ब्रज किशोर तिवारी, जानुलाल पांडे और मैं और लालूराम जी। इतने लोगों ने ये हुआ कि कमरा एक होना चाहिए। हम सारे 6 लोगों ने सपोर्ट दिया, धन दिया और एक कमरा बनवाया और हाई स्कूल की मान्यता ले गया। तो इस तरह का आप ये समझिए, जो लोग इस तरह का जो बिल्डिंग बनवाते हैं, इसके बाद जब उसकी बुरी दुर्दशा देखते हैं तो कष्ट होता है जी। तो हमको देख करके बहुत कष्ट हो रहा है। आप ये समझिए कि 3 और 3 6 7 कमरे, 6 2 8 कमरे की छतें बिल्कुल बेकार हो गई। उनमें ताला बंद रहता। 2 कमरे और ऐसे हैं जो बिल्कुल गिर चुके हैं, जिसमें लैबें थी, एक में मतलब बायो की लैब और एक में केमिस्ट्री फिजिक्स की लैब। ये स्थिति थी। तो आज स्थिति उसको देख करके, और स्ट्रेंथ हम लोग जब थे वहाँ 1100 की स्ट्रेंथ थी, 1200 की जी। आज 400 बच्चे हैं, मात्र 400। तो इसको जिस तरह से आपने एक पौधा, आप सभी लोगों ने एक पौधे को का लगाया, लगाने के बाद उसको बड़ा किया और आज बड़े होने पर वो फल देने की स्थिति होना चाहिए उस जगह, क्या लगता है? बहुत बहुत कष्ट होता है, दिल में बहुत कष्ट होता है। कभी आपने इसके सुधार के लिए कोई प्रयास किया? प्रयास के बाबत जो भैया ऐसा है ना, जो प्रबंध समिति जो है ना जी, उनका उद्देश्य ही दूसरा है जी। जो वर्तमान में, उस समय प्रबंध समिति थी वो कोई सदस्य नहीं है जी। अब वर्तमान में दूसरे लोग हैं और उनके अंदर है ये कि हमको, मतलब उनका उद्देश्य ही दूसरा है जी। ये उद्देश्य नहीं है कि, और उसका कारण भी मैं बता दूं, जो वर्तमान में प्रबंध समिति है उनमें से जो पदाधिकारी हैं जी, उनका अपना व्यक्तिगत विद्यालय चल रहा है। और जब व्यक्तिगत विद्यालय चल रहा होता है, अनएडेड विद्यालय है, उसमें उनको ये है कि जितने छात्र होंगे उतनी तो आमदनी होगी। तो वो नहीं चाहते हैं कि ये अच्छा बने, वो अपने को अच्छा बनाने की बात सोचते हैं, इसके बारे में कतई नहीं सोचते हैं। क्या आप भविष्य में किसी अन्य राजनीतिक पद के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं? देखिए, इस संबंध में बता दूं, जी, जो मानव जीवन है जी, हमारे ऋषियों मुनियों ने जी, उसको 4 खंडों में बांटा। जी, बाल्यावस्था, जी, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और अंतिम है
उसको क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था मान लीजिए। जी। तो अब हम 75 प्लस हैं, जी। तो ऐसा लगता है कि अगर हम अब इस तरह का विचार नहीं, बल्कि विचार इस तरह का है कि लोगों को हम प्रेरित कर सकें, उनको जागरूक करने का काम करें, ये हमारे मन में रहता है। और मैं ख़ास तौर से ये कहता हूँ कि जो हमारे युवक हैं जी। वो पढ़ लिख करके और हर तरीके से समाज में अपनी भागीदारी निभावें और आगे चल करके इस राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी बनाएं जी। क्योंकि आने वाला भविष्य तो अब कल आने वाले बच्चों के कंधों पर होगा ना इस देश का, तो उनकी जिम्मेदारी है वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हम अब तो इसी संदेश को देते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या आप चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं? नहीं अब अच्छा, राजनीति में अगर हम बात करें तो पारदर्शिता और ईमानदारी को बनाए रखने के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने सोशलिस्ट पार्टी में काम किया है जी। सोशलिस्ट पार्टी में काम किया है तो उस समय क्या होता था कि कार्यकर्ता ही अगली कार्यकारिणी के गठन का काम करती थी। तो उसमें जो लोग जमीन पर रहकर काम करते थे उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता था। जी। आज वो स्थिति नहीं है। आज तो चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे किसी का टिकट देने की बात हो, ऊपर से ही सब कुछ होता है। यहाँ सोशलिस्ट पार्टी में ये था कि लोग बैठते थे विधानसभा में, जो सक्रिय कार्यकर्ता, ऐसे आम लोग नहीं, जो सक्रिय कार्यकर्ता वो बैठे और बहुमत से जिसको निर्णय करें कि इनको टिकट दिया जाता है उसी को टिकट दिया जाता है। तो ये जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था आज देखने को नहीं मिल रही है और इसलिए स्थिति जो होनी चाहिए, जैसे कि हमारा प्रश्न ये था कि अगर निकाय में कोई पैसा आता है हाँ, तो उसमें ईमानदारी और पारदर्शिता का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। महत्व ये है कि जैसे निकाय में जो पैसा आता है, जी। जो पैसा आया तो जो समिति है जी। जो सभासद लोग हैं जी। उनको भी तमन्ना रहती कि हमको कुछ मिलना चाहिए। जी। चेयरमैन भी रहता है, वो भी सोचता होगा, सोचता ही है। तो ये सब बातें नहीं हो करके, जैसे मैंने जो कार्य किया, मैं अपनी बात बता दूं, मैंने कार्य किया, सभासदों को मैंने कहा कि आप ये देखिए कि काम आपके अनुरूप, नागरिकों के अनुरूप हो रहे कि नहीं हो रहे, उसमें पारदर्शिता रखिए, देखिए और इसकी तमन्ना मत करिए। अगर आपको समाज में कुछ दिखाना है तब, और उसी के बाबत आज हम ये कह रहे हैं, लेकिन आप जो हमारे विरोध पक्ष के लोग हैं और विरोध पक्ष में जो ऐसे हैं जो विरोधी हैं लेकिन सकारात्मक भूमिका रखते हैं, जी। आप उनसे पूछ लीजिए, बात कर लीजिए कि हमारे के पहले 10 साल और हमारे के बाद 15 साल जी। विकास कार्य की तुलना कर लीजिए तो आप पाएंगे कि हाँ, तो ये अगर हमारा इस तरह का वो न रहता कि किसी तरीके से भाई ईमानदारी से अगर काम ना होगा तो फिर इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। जी। तो ये है, करना चाहिए, लोगों को समझने की कोशिश करना चाहिए और ये दायित्व बहुत जिम्मेदारी का होता है और उसी जिम्मेदारी के हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए पद पर पहुंच करके। जी। मैं ऐसा सोचता हूँ। आप अपने नगर पंचायत में किन चीज़ों का अभाव महसूस करते हैं? उन अभावों को कैसे दूर किया जा सकता है? अभावों के बाबत हालांकि अभी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा अभाव जो यहाँ की बेटियां हैं जी, उनकी शिक्षा का है। जी। इसी के साथ साथ जो आवागमन की व्यवस्था है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये आपका हरिहरपुर और ये रोडें हैं इनको अच्छे से होना चाहिए, डिवाइडर होना चाहिए ताकि तमाम सारी घटनाएं होती हैं वो रुक सकती हैं।
ये इस तरीके से जो काम है, जैसे बिजली की व्यवस्था है अच्छे से होनी चाहिए, पानी की सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि अब एक टंकी बन रही है तो सप्लाई की व्यवस्था दुरुस्त होगी। तो ये जो नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनकी मिलनी चाहिए, ये बड़ी बात है। क्या आवागमन के लिए सिकंदरा में कोई रोडवेज स्टेशन या स्टैंड, बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड, इस तरह के स्टैंडों की व्यवस्था है? नहीं है, वो भी होना चाहिए जी, जरूरी है। राजनीति में काम करते हुए आप व्यक्तिगत आलोचनाओं को कैसे संभालते रहे? व्यक्तिगत आलोचनाएं असल में इंसान का स्वभाव होता है आलोचना करना। तो आलोचनाएं भी दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक आलोचना होती है, एक नकारात्मक होती है। तो हमारा तो प्रयास भाई ये रहता है कि हमने मिलजुल करके काम किया, फिर भी वही रास्ता अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई हम अगर हमसे कहीं गलती होती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जी। और जहाँ कोई ऐसी बात नहीं है उसको हम जोरदारी से बात भी रखते हैं और लोग समझते हैं जी। इसीलिए मैंने एक बात कही थी कि अगर हमारा कोई सकारात्मक विरोधी है जी, तो आप उससे बात करके देख लीजिए जी। नगर पंचायत के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है? नगर पंचायत को नागरिकों के लिए हमारा संदेश ये है कि नगर के विकास के संबंध में नगर के जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वही जिम्मेदार हैं जी। तो जब भी चुनाव आए तो उनको इस पर बहुत विचार मंथन करते हुए अपना मत का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को पहुंचाना चाहिए जिससे नगर का उचित विकास हो जी। और बाकी तो ये है कि भाई मंथन करना चाहिए। मंथन इस रूप में करना चाहिए कि जैसे हम एक इकाई को लें कि एक विकास नगर को लें, मोहम्मद नगर को लें, जो भी नगर है उसमें ये देखें इस रूप में कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या कौन सी है और उसका हम निराकरण करें इस तरह का। और हमने अपने कार्यकाल में ये किया था जी। हम तो आज भी लोगों के बीच में एक उदाहरण देते हैं, जैसे किसी के 4 बच्चे हैं और इन 4 बच्चों में एक बच्चा बीमार होता है तो बीमार वाले बच्चे को हम फल की व्यवस्था करते हैं, जूस की दवा को तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा करते हैं क्यों? क्योंकि वो तीनों के बराबर हो जाए। वो भी जी। जो किसी कारण से बीमार है, कोई समस्या है, वो उसका शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, उसको भी बराबर लाने की, तो ये उद्देश्य होना चाहिए जी। आप युवाओं को राजनीति में आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं, जैसे कि आपने पहले कहा? हम तो यही कहते हैं युवा लोग, चूँकि भविष्य उन्हीं के कंधों पर है, इस देश का भार युवाओं के कंधों पर आना है, तो उनको इसके लिए अपने को तैयार करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ शिक्षित होना चाहिए जी। शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और इसके बाद देश की समस्याओं के बारे में चिंतन मनन करें। और जब उनको ऐसा मौका मिले, तो मौका मिलेगा ही, अगर उनके अंदर ये जज्बात है कि नहीं हमें देश के लिए कुछ करना है, जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, तो वो लोग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।